मनी 9 पर आप देख रहे हैं जरा बच के। आज हम बात करेंगे डिजिटल लेंडिंग एप्स के बारे में। हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में हैं ये एप्स। आपने देखा है कि कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी और बहुत बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं लोग। लेंडिंग एप्स दो तरह के होते हैं, एक जो लेजिटिमेट है, जो रजिस्टर्ड है, और हाल ही के दिनों में देखा है कि कई अनरजिस्टर्ड एप्स भी आ गए हैं बाजार में, और इनसे आप कैसे बच सकते हैं इस पर बात करेंगे जाने माने वित्त सलाहकार हर्ष रूंगटा से। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपका आने के लिए शो पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो हाल ही में देखे हैं ये डूबियस ऐप्स जिन पर अब पुलिस भी कार्यवाही कर रही है, रेगुलेटर भी एडवाइजरी दे रही है कंज्यूमर्स के कि बच के रहें इनसे, ये क्या चीज़ है, ये क्यों ऐसे आए हैं बाज़ार में, और क्या कर सकते हैं कंज्यूमर इनसे बचने के लिए? तो सबसे पहले तो ये अगर देखें कि ये क्यों बाजार में आए हैं तो सिंपल है, एक बहुत ही जरूरी नीड को फुलफिल कर रहे हैं। लोगों को पैसों की जरूरत होती है, छोटे अमाउंट्स की जरूरत होती है। नॉर्मली फिजिकल वर्ल्ड में वो हम आसपास के अड़ोस पड़ोस में मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, और ये उसका ऑनलाइन और डिजिटल वर्जन है, जो कि आना ही था। ये टेक्नोलॉजी की मार्च है। अब इसमें 3-4 टाइप के प्लेयर्स हैं। मैं कहूं तो 4 टाइप के प्लेयर्स हैं। एक तो प्रॉपर जिन्हें कहें कि रेगुलेटेड एनबीएफसीज हैं, जो कि इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख रही हैं और जो प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं। तो वो मतलब वो अगर शॉर्ट टर्म लोन भी देती हैं तो कम से कम 3 महीने से 9-12 महीने तक का लोन देती हैं। 3 महीने से कम का लोन नहीं देती। एकदम शॉर्ट टर्म जो 7 दिन 10 दिन ऐसे लोन्स नहीं देती। ब्याज की दरें भी उनकी मुनासिब होती हैं, मतलब चूंकि कन्वीनियंट है तो हाई होंगी, लेकिन मुनासिब होती हैं। एक सीलिंग जो आरबीआई ने धारित की है उसके नीचे होती है। और मतलब उनका ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसेस होता है, एक कलेक्शन मैकेनिज्म होता है। लेजिटिमेट साइड की रेंज में आती हैं ये एनबीएफसीज। तो जो भी कंप्लेंट्स हमने देखी हैं वो इन टाइप की एनबीएफसीज या उनके जो डिजिटल एप्स हैं उनके थ्रू नहीं है। सेकंड है वो एप्स जो कर तो रहे हैं एनबीएफसी के लिए, लेकिन एनबीएफसी का नाम नहीं डालते उसमें, और उसकी वजह से वो कई चीजें उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी नहीं बताते, कलेक्शन प्रोसेस नहीं बताते। तो उसके बारे में भी थोड़ा कंप्लेंट्स आया है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी रिजर्व बैंक ने भी उसको पकड़ लिया जब कंप्लेंट्स आई हैं, और अब कंपलसरी कर दिया गया है कि कोई भी डिजिटल लेंडिंग ऐप है उसको अपना लाइसेंस जो है, जिस या तो एनबीएफसी के बिहाफ पे कर रही है उस एनबीएफसी का नाम होना चाहिए, या अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के मनी लेंडिंग एक्ट के तहत आप पैसा मनी लेंडिंग नहीं कर सकते अनलेस यू आर रजिस्टर्ड एज एन एनबीएफसी आरबीआई के साथ, या अंडर द मनी लेंडिंग एक्ट जो भी हर स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो टिपिकली अगर आप कोई एनबीएफसी के बिहाफ पे लेंडिंग कर रहा है कोई डिजिटल ऐप, तो उसको उस एनबीएफसी का नाम देना होगा। तो उसमें भी अब इतनी दिक्कत नहीं होती। तीसरा, इनकी जो शुरुआती टाइम पे उन्होंने जो किया उसको देख के कई बाहर से डिजिटल लेंडिंग एप्स आए हैं, जो कि यही चीज करते हैं, और वो जो कोई बिना एक्टिविटी के इनएक्टिव एनबीएफसीज पड़ी हुई थी उनका लाइसेंस भाड़े पे लेके, लिटरली उनको कमीशन देके, उनका नाम यूज इस्तेमाल करके वो लेंडिंग कर रहे थे। उसमें भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अधिकांश जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली अनरेगुलेटेड एप्स की हैं, जो कोई एनबीएफसी के साथ उनका टाई अप नहीं है, वो कोई मनी लेंडिंग एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। उनकी सबसे ज्यादा दिक्कत आती क्योंकि उनपे कोई अंकुश नहीं है, और वो कलेक्शन मशीनरी में भी वो 7-7 दिन के लोन देती हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी 200-300%, 400% ऐसे इंटरेस्ट रेट्स उनके होते हैं, जो मतलब कंप्लीटली अनरेगुलेटेड मार्केट है।
और उनकी कलेक्शन मशीनरी में वो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि फर्जी एफआईआर भेज दिया कि ये देखिए हमने आपके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल कर दिया है, या ये कोर्ट केस हमने आपके अगेंस्ट में फाइल कर दिया, आपको बुलाया गया है। ऐसे टाइप के केसेस आ रहे हैं सामने, और ये एक लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी की जो इमेज है उसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है, उसको इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से लोगों को डराया जा रहा है और पैसे ऐंठे जा रहे हैं वापस। और सेकंड, सोशल शेमिंग, जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जब आपने पैसे लिए उस समय वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, अब उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजे जाते हैं, उनको कॉल्स किए जाते हैं, उनको थ्रेटन या डिफेम किया जाता है, तो उस वजह से आप पे जो दबाव बनता है उसके वजह से आपको वो पैसे वापस देने पड़ते हैं, अनाप शनाप जो ब्याज की रेट पे दिए गए हैं। तो मतलब सारा रेंज है इसमें, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम ये जो फोर्थ है, कंप्लीटली अनरेगुलेटेड, इसके कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे हालात में हर्ष जी आरबीआई क्या कर सकती है? तो इसमें जैसे जो लोकल मनी लेंडर होता है, जो गुंडागर्दी करके अपने पैसे लेता है, उसमें तो कोई भी सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए एक्शन लेना मुश्किल है, वो तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ही कर सकता है। लेकिन ये जो डिजिटल एप्स हैं, अनरेगुलेटेड हैं, इनको रेगुलेटेड एंटिटीज के थ्रू तो आना ही पड़ेगा। वो पैसे देंगे, पैसे वापस लेंगे, तब या तो कोई बैंक होगा या कोई पेमेंट ऐप होगा, उसी के थ्रू पैसे दिए जाएंगे या वापस लिए जाएंगे। तो उस समय, अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, पेमेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से और दूसरी वजह से काफी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स बैंकें और पेमेंट एप्स यूज करते हैं ताकि ऐसी टाइप की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाए। उस सक्षमता को यूज करके अगर कोई अनरेगुलेटेड एंटिटी सामने आती है जो कि मनी लेंडिंग कर रही है, तो कंप्लेंट आने से पहले उसको जो है उसका एक्सेस रोक दिया जाना चाहिए। Why should an unregulated entity को क्यों ये हम मौका भी दें कि वो रेगुलेटेड एंटिटीज को यूज करके जनता को बेवकूफ बनाए? तो ये रोक पाना पॉसिबल है और इसे रोकना चाहिए। पहले भी किया गया है। क्रिप्टो करेंसी के समय अगर आपको ध्यान हो तो आरबीआई ने बैंकों को मना कर दिया था कि आप कोई भी कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है उनका अकाउंट आप ना खोलें, उनको एक्टिविटी ना करने दें। तो समथिंग सिमिलर मनी लेंडिंग वालों के साथ भी किया जाना चाहिए जो अनरेगुलेटेड है। जो रेगुलेटेड है उनको रेगुलेशन के थ्रू कंट्रोल करिए, अनरेगुलेटेड हैं उनको रेगुलेटेड एंटिटीज को इस्तेमाल न कर किया जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए हमारे कंज्यूमर्स के साथ। जरा बच के मैं आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, एक और मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।